नमस्कार, जोहार। मैं नमिता कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, जब हम एक दूसरे से जुड़ ही गए हैं, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कृषि समाचार की ओर और लेते हैं कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयाश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछुआरा उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सुविधा देने की है योजना। धनिया की खेती और एग्रो शेड नेट हाउस निर्माण के लिए दिया जा रहा है अनुदान। पिछात पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए श्री गणेश लगाएं। अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ जिला के सभी लघु एवं सूक्ष्म मछुआरा उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सहज ऋण सुविधा उपलब्ध है। ऋण प्राप्त करने के लिए व्यवसाय, उद्यम या व्यापार की स्पष्ट योजना होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए निकटतम बैंक या वित्तीय संस्थान की शाखा से जो मुद्रा ऋण देने में सक्षम हो, आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर भरें। बैंक या वित्तीय संस्थान को दिए गए आवेदन की प्रति जिला मत्स्य कार्यालय रामगढ़ में 25 नवंबर तक जमा करें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत धनिया की खेती और एग्रो शेडनेट हाउस निर्माण के लिए अनुदान देने की योजना है। धनिया की खेती के लिए अनुदान राशि 2400 रुपये प्रति 0.2 हेक्टेयर और एग्रो शेडनेट हाउस निर्माण के लिए प्रति इकाई 1000 वर्ग मीटर प्रति इकाई कुल लागत 7.10 लाख, अधिकतम अनुदान 50% प्रति इकाई 3.35 लाख प्रति कृषक है। इच्छुक किसान जिला उद्यान कार्यालय संयुक्त कृषि भवन गढ़वा से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन 25 नवंबर तक जिला उद्यान पदाधिकारी गढ़वा के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। ठंड में पशुओं के आहार पर ध्यान दें तो उनके स्वास्थ्य को हम बेहतर रख सकते हैं। इस मौसम में मवेशियों को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। अभी दाना में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। प्रोटीन 18 से 20% जरूर दें। पशुपालक भाई, ठंड के मौसम में पशुओं के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उनकी आहार व्यवस्था पर गौर करना जरूरी है। पशुओं को ठंड न लगे, इसके लिए आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। ठंड के मौसम में आहार में विशेष करके बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी जो दाना मिश्रण हम प्रयोग करते हैं उसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा के लिए जो प्रयोग करते हैं, जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, उन सामग्रियों के प्रयोग थोड़ा बढ़ा देनी चाहिए। उन सबों की जो अनुपात है उसको थोड़ी बढ़ा देना चाहिए। या संतुलित दाना मिश्रण जो हम बनाते हैं उसमें से प्रोटीन की मात्रा करीब 18 से 20% के आसपास करें। किसान भाई, पिछात पत्ता गोभी के अधिकाधिक उत्पादन के लिए 310 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतार से कतार 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद में गंगा, यमुना, कावेरी, श्री गणेश, कैबेज नंबर 8 लगाएं। किसान भाई, पिछात पत्ता गोभी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बीज को बोने से पहले कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम से उपचारित जरूर करें। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई भी करें। आज की विशेष जानकारी है प्याज फसल में लगने वाले कीटों पर नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, आप प्याज की खेती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो अपनी फसल को कीटों के प्रकोप से मुक्त रखने के लिए ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करें। इसके लिए गोबर खाद में 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। इस मिश्रण को नर्सरी और खेत दोनों जगह दिया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति धनबाद में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। गेहूं 2,400 रुपए से 2,600 रुपए, दाल अरहर 9,000 रुपए से 10,500 रुपए, दाल मसूर 7,600 रुपए से 11,000 रुपए, दाल चना 11,500 रुपए से 14,000 रुपए, सरसों तेल 11,500 रुपए से 12,200 रुपए, चीनी 3,850 रुपए से 4,200 रुपए, आलू 1,500 रुपए से 2,000 रुपए और प्याज 1,320 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि से संबंधित जानकारियां ली, मंडी के भाव के बारे में जाना, मौसम के बारे में जाना। बातें अभी और भी है, लेकिन समय हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। छोटे से विराम के बाद मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ खेती नहीं की जा सकती। बहुत सारी परेशानियाँ आती है, लेकिन वहाँ के लोग अपना जीवन यापन फिर भी काट लेते हैं। लेकिन कैसे करते होंगे, ये भी सोचने की बात है। जरा सोचिए कि जिस क्षेत्र में आप खेती नहीं कर सकते, जो बाढ़ से ग्रस्त हो, वहाँ के लोग क्या करेंगे? उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, पशुपालन का। वो मवेशियों के जरिए ही अपना जीवन यापन काटते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दौड़ में लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक इंसान की, जो साहिबगंज जिले के रामपुर ग्राम के निवासी हैं, जिनका नाम है शंभू कुमार जी। शंभू कुमार जी भी इन्हीं परिस्थितियों से झुलस रहे हैं। उनका स्थान भी बाढ़ग्रस्त है, जिस कारण वो खेतीबाड़ी नहीं कर पाते। वो बाढ़ के समय अपने मवेशियों को लेके ऊंचे स्थानों में चले जाते हैं और दूध उत्पादन व्यवसाय की ओर कदम बढ़ाए हैं। दूध उत्पादन व्यवसाय में आज वो ऐसा सफलता हासिल कर रहे हैं कि वो आर्थिक रूप से मजबूत भी बने हैं और दूसरों के लिए एक आदर्श भी स्थापित हुए। किसान भाइयों, आपको ये भी बताती हूँ कि इस गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है, और अगर पक्का मकान है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है, शंभू कुमार जी का। तो चलिए हम देखते हैं शंभू कुमार जी का ये सफ़र, जिसमें इन्होंने कैसे दूध उत्पादन के क्षेत्र में सफलता हासिल की और एक पक्का मकान बनाया है पूरे गांव में। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम बुलंद हौसले में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हैं साहिबगंज में, और साहिबगंज के काफ़ी सुदूर गांव रामपुर में है, जो कि साहिबगंज ब्लॉक में ही पड़ता है। आप हमारे ये बाहर बाएं तरफ में देख रहे हैं, ये पूरा दियारा का इलाका है, जहाँ पे कि एक समय में जो हमारे कहें कि खरीफ का जो समय होता है, उसमें फसल पूरी डूब जाती है। आय का स्रोत जो है वो कम से कम हो जाता है, या कहें कि मृतप्राय हो जाता है। उसके बाद जो खरीफ में जो कुछ हुआ, उस पर ही हमारे गांव के लोग यहाँ के आश्रित हैं। तो क्या करें रोजगार के तौर पे? तो पलायन कर जाते थे। लेकिन इन्होंने एक चीज़ को समझा है, पशुपालन के महत्व को समझा। साथ में जो तमाम तरह के विभाग हैं जो उनको सहयोग कर सकते हैं, उनसे इन्होंने संपर्क करा, योजनाओं के बारे में जानकारी ली, और न सिर्फ जानकारी ली, उसको अपनाया, आत्मसात किया और उस पर चले भी।
और इसके कारण इस गांव में थोड़ी विकास की बयार बही है। आज हम आए हुए हैं शंभू प्रसाद सिंह जी के यहाँ। इस पूरे इलाके में एक उनका पक्का मकान है। क्यों, कैसे, क्यों हुआ, ये गांव वालों को भी जानने की उत्सुकता रहती है। तो आइए अपने कार्यक्रम में हम बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने विकास को जिया है, या कहें कि सफलता को पाया है। फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। कुछ ऐसा ही जज्बा रखते हैं झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले के साहिबगंज प्रखंड के रामपुर गांव के शंभू प्रसाद सिंह। गंगा के तट पर बसे होने के कारण इस गांव की परेशानियां कम नहीं हैं। यहाँ सालों भर खेती मुश्किल से हो पाती है। बाढ़ क्षेत्र होने के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं। यहाँ के किसान खरीफ की खेती से उम्मीद कम रखते हैं तथा गर्मा और रबी फसल पर ही निर्भर रहते हैं, जो इनके जीने के लिए काफ़ी नहीं होता। ऐसे में ज़्यादातर किसान ने पशुपालन को अपना रखा है। खेती से आमदनी हो या ना हो, परंतु पशुपालन इन्हें जीने का आधार प्रदान करता है। शंभू प्रसाद सिंह भी अपनी आजीविका के लिए कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। थोड़ी खेती और पशुपालन के जरिए इन्होंने अपने आप को एक सफल कृषक की श्रेणी में ला खड़ा किया है। गांव की परिस्थिति को बयां करते हुए शंभू प्रसाद सिंह बताते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग खेती तथा पशुपालन के समन्वित रोजगार पर आश्रित हैं। यहाँ का लोग का हम लोग का वो खेती बाड़ी का थोड़ा माल जाल का लेकर इसी के विषय में लेकर थोड़ा जो भी फायदा घाटा जो होता है खेती के माध्यम से हम लोग का ज़्यादा आदमी आश्रित है। माल जाल जो है 2 4 गो लेकर पोसता है, अपना दूध बेचकर जो भी इसी लेकर। खेती का कैसा है आपके यहाँ, या ये चीज़ यहाँ पे आने के बाद देखें कि आप लोग का डूब का क्षेत्र भी है? मैंने खेती तो यहाँ बहुत अच्छा होता है सर, बाकी खेती वही एक बार भदई के जो फसल आता है ना, तो इसी में कभी कभी बाढ़ आ जाता है ना, तो कभी कभी तो सूखा ही रहता है। पर जैसे बाढ़ नहीं हुआ, नाला नली में पानी हुआ, अब फिर बाढ़ आया तो ये सब डूब गया फसल। मेन फसल क्या है और कितना कर लेते हैं? मेन फसल यहाँ का सर अब मान के चलिए गेहूँ, मक्का, कलाई, हम लोग और परवल का भी खेती करते हैं। अच्छा, गांव में जानवर पालने का मुख्य कारण क्या है, क्या आपको लगता है? जानवर का मुख्य पायती है सर हम लोग का कि जो इसी का ही जरिए से ज़्यादा हम लोग का इनकम है। बाकी दूध का तो यहाँ कोई एथी है ही नहीं। जो भी है तो हम लोग का अब ये दहियार आएगा तो वही लेगा, जो रेट लगाएगा वो देना ही पड़ेगा। हम लोग का तो यहाँ कोई जो होता है कि अगल बगल में तो कोई यहाँ पेराइया मशीन चाहे जो भी है नहीं है। आज से 5 वर्ष पूर्व गांव की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। खेती से आमदनी मुश्किल से हो पाती थी। बाढ़ में फसल बर्बाद होने के कारण कई लोग पलायन कर जाते थे, परंतु जब से गांव वालों ने पशुपालन शुरू किया तब से इनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ। पहले से बेहतर हो गया सर कि थोड़ा पहले जो था तो आदमी अब खेती गृहस्थी थोड़ा यदि आया यहाँ तो अब ज़्यादा ही मैंने खेती का जहाँ तहाँ डूबा गया। चाहे जैसे प्रति परात रहता है तो माल जाल को 10 गो 20 गो 30 गो 40 गो रखा है, 50 गो 60 गो एक आदमी का माल मिलेगा आपको यहाँ पर। जो आता है तो माले जाल से ही ज़्यादा हम लोग का जो भी बेनिफिट है। शंभू प्रसाद सिंह की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन जब से इन्होंने गव्य पालन तथा बकरी पालन शुरू किया, धीरे धीरे इनके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। इन्होंने इसके लिए केसीसी लोन लिया और पशुपालन में लगाया। परिस्थिति तो सर हम लोग का बहुत आज करीब 5 साल पहले बहुत ही खराब था, बहुत खराब। धीरे धीरे जैसे कि माल जाल थोड़ा आदमी 2 गो 4 गो 10 गो 20 गो रखा तो इसके ज़रिए से कुछ आमदनी हो रहा है। कुछ आदमी समय नहीं मिल पाता है, नहीं अनाज पानी, जैसे कि डूब गया, बाढ़ का दिन आया तो ढेर आदमी अपना कमाने के लिए बाहर भी चले जाते हैं। और उसको बाकी बात जितना भी आदमी रहते हैं जो माल जाल लेकर, तो बाढ़ हो गया तो अपना ऊंचा स्थान जो बाढ़ आया तो लेकर माल जाल को गया तो उसी से अपना दूध को बेचकर अपना बाल बच्चा को खिलाने। गरीबी के कारण इन्होंने 1984 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पिताजी की मृत्यु के उपरांत उन्होंने पुलिस में लगी नौकरी को भी त्याग दिया और भाई बहन के पालन पोषण के लिए काम में जुट गए। पढ़ाई लिखाई सर तो हम 84 में छोड़ चुके हैं। जैसे पिताजी मेरा 1984 में डेट कर गए, तब से हम अपने पैर से अब छोड़ दिए। तो मेरा सर्विस भी होने वाला था झारखंड पुलिस, पहले बिहार था, तो बिहार पुलिस में तो हम छोड़ छाड़ कर अपना भाई बहन को 1984 से जो भी काम धंधा किए, खटकर पोसल पालन शादी ब्याह किए। तकनीक का परिस्थिति थोड़ा
बहुत नाजुक था। बाकी फिलहाल धीरे धीरे होते मेरा प्रोसेस ऊपर भरे जाते रहा अभी तक तो सर। अभी शंभू प्रसाद सिंह देसी नस्ल की गाय पाल रहे हैं। इसकी देखरेख में इन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही इसे रखने के लिए शेड बनाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए इनका मानना है कि देसी गाय पालने में ज्यादा सहूलियत होती है। देसी रखने का फायदा कि सर यहाँ नहीं डॉक्टर का उपाय है, उतना नहीं डॉक्टर आ पाता है, नहीं सरकारी डॉक्टर हम लोग का यहाँ पर देखभाल करने के लिए आता है। तो अब वो जर्सी गाय जब पोसने का बाद तो हम लोग का तो होता है कि अब उसको लिए तो दवा दारू एनी टाइम 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन में चाहिए, बाकी यहाँ तो उपलब्ध है नहीं। तो इसी कारण मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है कि देसी गाय में तो उतना बड़ बीमारी चाहे उधर नहीं पड़ता है सर, इसी लेकर हम लोग का मुख्य यही है। शंभू प्रसाद सिंह बताते हैं कि पहले वो खेती बटाई पर करते थे, परंतु धीरे धीरे इन्होंने 2-4 बकरी खरीदी, जिसकी संख्या आज बढ़कर 70 से 80 हो गई है तथा गाय भैंसों की संख्या 22 के करीब है। थोड़ी खेती, थोड़ा पशुपालन के जरिए उन्होंने अपने जीवन को बदला। पशुपालन के बिना उनके जीवन में परिवर्तन संभव नहीं था। बदलाव आया सर जीवन में। हम लोग का खेती बाड़ी से पहले आधी बांटी कर रहे थे। अच्छा। आधी बांटी करने लगे, उससे थोड़ा अथी हुआ। हम लोग बकरी जैसे 2 गो 4 गो था, अभी बकरी मेरे पास 70-80 गो भी बकरी है। अच्छा, बकरी भी है मेरे पास। खेत का जरिए और माल जाल का जरिए और कुछ हम इधर उधर भी काम करते हैं। आज उनका जीवन पूर्णतः बदल चुका है। पहले जहां इनके पास न रहने को ठीक ठाक घर था, आज इन्होंने वहां पक्का मकान बनवा लिया है। पहले जहां पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, आज उसमें भी बदलाव आ गया है। आज वो अपने बच्चे को बाहर हॉस्टल में रखकर पढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ संभव हो पाया है पशुपालन से। ऐसे जो मेरे पास घर का ठीक नहीं था, उतना पहनने वाला कपड़ा का ठीक नहीं था, बाकी अभी जब हम लोग यहाँ लिंक जोड़े आपका आत्मा से, कुछ बैंक से, कुछ ब्लॉक से, तो चारों तरफ से कुछ आने का बाद हम लोग का कुछ जरिया कमाने खाने का कुछ मिला, तो इससे स्रोत से आगे बहुत अभी हम माल से, गाय से, भैंस से ज़्यादा ही फायदा है बकरी में, ज़्यादा फायदा है सर। ऐसे कि ये मान के चलिए कि कोई ऐसा काम होता है तो बकरी, एक बकरी 2 ही 3 बच्चा 4 भी बच्चा दे देती है। तो एक बकरी का माने खस्सियाँ पोस लिए 2 गो 4 गो, तो एक खस्सी का दाम 4000, 5000, 6000 तक, 10,000 तक हो जाता है पोसने के बाद, जो बड़ा करने के बाद। तो इसमें जितना फ़ायदा है बकरी में, मान के चलिए कि गाय भैंस में नहीं है जितना इनकम बकरी में है। तो पहले तो हम लोग नहीं, जब पढ़ने का एथी नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा पाए। अभी तो मेरा बच्चा को साहेबगंज में पढ़ा रहे हैं। शंभू प्रसाद सिंह खुद तो कामयाब किसान बन ही चुके हैं, साथ साथ ये अन्य किसानों को भी प्रेरित करते रहते हैं। ये जहाँ तक हो सके अन्य किसानों को मदद पहुँचाते हैं। इनको देखकर अन्य किसान खेती और पशुपालन से जुड़कर उन्नति कर रहे हैं। गांव बदला, हम लोगों का माल मवेशी जो पोसते हैं, इसमें बहुत हम लोग को तरीका बुझाया। थोड़ा बड़ बीमारी भी आता है, शंभू जी का खबर होता है तो शंभू जी डॉक्टर की भी बुलवा देते हैं, सुइया दवाई वगैरह यह सब करवा देते हैं। खेती करने के पक्ष में ये थोड़ा अपना आगे आगे कर रहे हैं, तो बाद में हम लोग भी देखा देखी करके थोड़ा उन्नति पा रहे हैं। गांव के ज्यादातर किसान पशुपालन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पशुओं के नस्ल सुधार के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम भी सफल हैं। इस गांव में लगभग 35% किसान ने अपने पशुओं का नस्ल सुधार करवाया है। नस्ल सुधार हम कैसे करें, कैसे जानकारी दे कि किसानों की अच्छा नस्ल उत्पन्न हो, जो कि किसानों जो नॉन डिसेबल गाय है हमारी 4 लीटर 3 लीटर दूध देती है, इससे गरीबों को गुंजाइश नहीं होगा। इससे हम लोग बता के किसानों के जो कि अच्छा नस्ल साहिवाल, हॉस्टी फ्रीजियन, जर्सी जो 50% सरकार की अनुमति से दी जा रही है, जो कि फिर 50% देंगे तो सुधार होगा। तो दूसरा में आ जाएगा आपका 50-50, तीसरा में आ जाएगा 60%, 65%, और चौथा नस्ल में 100 तक आ सकती है। वो जब 100 आ जाएगी, जो साहिवाल नस्ल की गाय हम जिस किसान को हम प्रोग्राम में देंगे, जो 100 नस्ल की आएगी, तो कम से कम दूध है उसके पास 10 से 15 लीटर। और जैसे कि जर्सी में हम ले लेते हैं, जर्सी में जो दूध आएगी उसमें दूध है कि जर्सी से हम उत्पन्न उसी तरह करते हैं कि तीसरा नस्ल में जो कि 25 से 30 लीटर दूध आएगा, तो एक गरीब परिवार को अपने जीवन यापन करने का अधिकार हो जाएंगे। एक महिला भी रहेगी, एक गाय को खिला लेगी, तो उससे 200 या 400 रुपया उत्पन्न कर सकती है। इस गांव के विकास तथा शंभू प्रसाद सिंह की प्रगति के पीछे
आत्मा संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। ये आत्मा ही है जिसके जरिए किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी खेती तथा पशुपालन को विकसित कर पाते हैं। आत्मा के तहत हम लोगों ने विगत 5 वर्षों से जैसे किसान यहाँ के बने माने काफ़ी अनभिज्ञ थे, काफ़ी माने गांव से शहर तक माने जाने में सोचते थे कि पता नहीं क्या कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। तो हम लोगों का तो एक्सटेंशन का वर्क होता है, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि मैंने पहले किसान को कैसे हम लोग जोड़े शहर से जोड़ने के बाद अपने विभाग से कैसे जोड़े, उसको किस तरह से हम लोग बेनिफिट दिलवाएं जिससे कि हमारा किसान जो है हमसे ज़्यादा लगाव और धीरे धीरे लाभान्वित जब होगा तो इसका टाउन से लिंक रहेगा, तरह तरह का इसको बेनिफिट मुहैया होगा। उसके बाद आत्मा के तहत जैसे हम लोगों को ट्रेनिंग होता है, आत्मा से ट्रेनिंग, तो किसानों को जैसे कुछ अच्छे जो यहाँ के किसान हैं जो शिक्षित होते हैं उनको हम लोगों ने लाइन अप किया कि भाई आपके यहाँ से जो है 2-4-5 किसान आप दीजिए, जिससे कि हम लोग जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग। उसके बाद ट्रेनिंग कराते हैं, फिर तरह तरह एक्सपोजर जैसे हम लोग बाहर भी भेजते हैं किसानों को। तो इन्हीं के माध्यम से जो है इन्हीं लोगों के माध्यम से 2-4-5 किसान को लेकर के बाहर हम लोग भेजते हैं कि देखे, जिससे किसान देखे और देख करके समझेगा बूझेगा तभी तो खेती कर पाए। और दूसरा क्या होता है तब किसान एक माने थोड़ा सा खुलता है, माने खुलने का मतलब क्या कहेंगे आप उसको कि बाहर जब घूमेगा तो देखेगा सब चीज़ को, जब सब चीज़ को देखेगा तो थोड़ा सा अपने आप में उसमें आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ करके वो क्या होता है आपके सामने हमारे सामने हर तरह से बोलने का जो है कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप होता है। और ये इस तरह तमाम सुविधाएं हम लोगों ने। आत्मा के जरिए ही शंभू प्रसाद सिंह का भी विकास संभव हो पाया। आत्मा से जुड़ने के पहले ये इधर उधर अपना वक्त बर्बाद किया करते थे, परंतु इससे जुड़कर इनकी खेती तथा पशुपालन को एक आधार मिला जिसने उनके जीवन को ही बदल दिया। हर किसान को तो हम शिक्षित नहीं कर सकते, तो कुछ हर गांव हर पंचायत से कुछ किसानों को हमने सेलेक्ट करके जिसमें शंभू जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम लोगों ने शंभू जी से मिल करके शंभू जी को समझा करके बुझा के जब शंभू जी थोड़ा शिक्षित होने लगे, जब शंभू जी पहले 2 जानवर 1 जानवर रखते थे, उससे इनको लगा कि नहीं सर लोगों से हमसे बेनिफिट मिल रहा है, हमको लाभ मिल रहा है, तो जानवर की संख्या इन्होंने बढ़ाया धीरे धीरे। जब इनको देख देख करके जो है ग्रामीण ने भी, इनके अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव जो भी इनके यहाँ पे जानने वाले सब इन्हीं को देख करके इनको एक मॉडल के रूप में कि इस गांव को ये इन्हीं के थ्रू हम कैसे गांव को विकास कर सकते हैं, तो इन्हीं को एक मॉडल के रूप में हम लोगों ने यूज़ किया कि जिससे कि इनका गांव का ये विकास करेंगे तो गांव विकास करेगा। देख ये आत्मा की ही देन है कि शंभू प्रसाद सिंह जैसे किसान कृषि के क्षेत्र में सफल होकर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इन्हें देखकर ही आज गाँव के कई किसानों के अंदर तरक्की करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और वे उनकी राह पर चल पड़े हैं। इस किसान को देख करके फिर हो जाता है कि अगल बगल के जो किसान लोग देख रहे हैं, तो अब हमें यहाँ इस गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में हम लोग अपनी तकनीक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और ये इस यहाँ के अपने आप में एक सूचना तंत्र हो गए हैं। लोग इनको देखते हैं और इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आप किस तरह से तरक्की किए हैं, और उसके बाद उनके मन में भी जिज्ञासा होता है और अपने गाँव के आदमी को देख करके ही जिज्ञासा बढ़ता है। हम लोग तो आते हैं तो महीना में आएंगे, सप्ताह में आएंगे तो 1 दिन होते हैं, पर रोज़ जब जिस आदमी को देख रहे हैं तो उस आदमी को देख करके गांव के लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वो कैसे तरक्की किया तो उसके मन में ज़्यादा जिज्ञासा होती है और वो तब विभाग की ओर दौड़ते हैं कि विभाग कैसे उनको तरक्की कराया। तो इस तरह से हम लोग की पहुँच इनको देख करके अन्य किसान हमारे पास ज़्यादा पहुँचते हैं। इस तरह इस क्षेत्र में शंभू सिंह कृषि एवं पशुपालन की समन्वित प्रयास की सफलता के प्रतीक पुरुष बन गए हैं। सिर्फ खेती करने से जो कभी महसूस की गई उसकी प्रतिपूर्ति पशुपालन से उन्होंने किया। इससे इस क्षेत्र में नई शुरुआत हुई है। लोग इस तरह के रोजगार के लिए बहुत ही जिज्ञासा से इस तरफ आ रहे हैं। ये एक शुभ संकेत है। वस्तुतः कृषि अपने आप में पशुपालन को समाहित कर लेती है। ऐसे ही पथ पर चलकर प्रगति के रास्ते खुलते हैं। इस क्षेत्र में लोग भविष्य की ओर आशान्वित हैं। ऐसा लगता है अभी अभी आया ये प्रकाश आने वाले सुखद भविष्य का संकेत है। तो देखा ना किसान भाई बहनों, इस गांव के सारे किसान, सारे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक आदर्श हैं वो हमारे शंभू कुमार जी हैं, जो सिर्फ ना खुद आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, सफल बने हैं, बल्कि गांव के दूसरे लोगों की भी मदद कर रहे हैं। इस तरह हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है और बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती है कि कैसे लोग कठिनाइयों के साथ अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। तो किसान भाई बहनों, अभी हमारा समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं IMD पुणे।
भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा, हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान भाई धान फसल की कटाई कर चुके हैं, वे खेत को तुरंत जोत दें। यदि कम से कम 4 सिंचाई की सुविधा हो तो गेहूं या आलू की खेती करें। जिन किसान भाइयों के पास 2-3 सिंचाई की सुविधा हो, वे मसूर, मटर, जौ, तीसी, चना या असिंचित गेहूं की खेती करें। जो किसान भाई गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वे खेत की तैयारी शुरू कर दें। साथ ही बीज व उर्वरक का भी प्रबंध कर लें। तो दोस्तों, अभी आपने जानकारी ली मौसम के बारे में। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो, किसी भी तरह का कोई सुझाव देना हो, तो आप हमें हमारे इस पते पर जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ विदा दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को। नमस्कार।